घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या खूब कहा है निदा फासली। आज हम बात करेंगे उस ट्रिगर इशू की, एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल की। हमको समझना होगा कि वक्फ बिल जो लाया गया है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। इसलिए जो सेक्युलर सियासत करने वाले हैं उनको कुछ देर ताक पर बिठा देते हैं और आइए जानते हैं इसे। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सक्सेना और आप देख रहे हैं ETS। अक्सर आपने सुना होगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो मुस्लिम समुदाय के वेलफेयर के लिए होती हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है या उन पर इलीगल कब्ज़ा हो जाता है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए सरकार यह इंश्योर करना चाहती है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है उसका सही यूज़ हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबों की मदद के लिए, और मिसयूज़ या करप्शन पर ब्रेक लगाई जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कई शहर में वक्फ लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं, जिसका हम आपको रियल टाइम डेटा भी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्फ बिल को लाने के लिए हमने इतनी जद्दोजहद करी। In some parts of Oscars village, Delhi, reportedly on Waqf land, have seen heavy commercial activity without proper lease or clearance. ये रिलीजियस और कम्युनिटी पर्पस के लिए लैंड का कमर्शियल एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ। या हैदराबाद के मणिकोंडा का वक्फ लैंड इंक्रोचमेंट। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि मणिकोंडा विलेज के 1654 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है, तब भी इस लैंड पर इन्फोसिस, लैंको हिल्स जैसे प्राइवेट बिल्डर्स ने डेवलपमेंट कर दिया। ये केस कोर्ट तक गया और प्रॉपर्टी का स्टेटस आज भी अंडर लीगल डिस्प्यूट है। मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो लैंड रिजर्व थी वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट के पास चली गई। महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई और औरंगाबाद का मिसिंग वक्फ लैंड रेवेन्यू 2011 की कैब रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि वक्फ बोर्ड ने 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का जो रेवेन्यू है उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। मुस्लिम में वक्फ लैंड पर इलीगल टेनेंट्स बैठे हुए हैं जो बोर्ड को रेंट तक नहीं देते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो कर्नाटक 2021 का वक्फ स्कैम रिपोर्ट क्लेम करती है कि नियरली 27,000 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड ऑफ वर्थ ₹2 लाख करोड़ वॉज मिस अप्रोप्रिएटेड और सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस टू प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें कुछ लोकल पॉलिटिशियंस और रियल स्टेट डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी लीगल कंफर्मेशन भी जल्दी आ जाएगी और एग्जैक्ट आंकड़े भी हमारे सामने होंगे। क्या ये मेजर ट्रस्ट वायलेशन नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? इन माय ओपिनियन ये बिल एक क्लियर मैकेनिज्म देता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक ट्रस्ट बरकरार रहे। फिर भी हमारे कुछ चचा बुजुर्गवार कहते हैं कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मुस्लिम राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फिर भी हम मानते हैं कि हर सच के दो पहलू होते हैं। इस बिल के कुछ चैलेंजेस भी हैं। उनसे पहले ये भी जानना ज़रूरी होगा कि वक्फ लैंड के पास में सबसे ज़्यादा लैंड रिजर्व है आफ्टर रेलवे एंड डिफेंस। वक्फ के पास में नियर अबाउट 8 लाख एकड़ लैंड रिजर्व है, जो कि जिसमें से आपका टॉप में यूपी 27% के साथ में है और उसके बाद में वेस्ट बंगाल और पंजाब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को वीकन करेगा। वक्फ बोर्ड्स जो कम्युनिटी के अंदर डिसीजन लेते हैं उनके पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरवेंशन के अंडर आएंगे, तो क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन बैलेंस्ड हो। अगर एक वक्फ प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है तो ज़रूरी है कि जुडिशरी या इंडिपेंडेंट बॉडी उसको सॉल्व करे, पर अनबायस्ड होकर। किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं बल्कि मिसयूज़ के खिलाफ हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये बिल एक ज़रूरी कदम है टुवर्ड्स रिफॉर्म, लेकिन ज़रूरत है सेंसिटिव और इंक्लूसिव अप्रोच की। हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज का सही यूज़ हो, लेकिन साथ ही कम्युनिटी की आवाज़ भी सुनी जाए। अब जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक अरबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू स्टॉप या टू डेडिकेट। इस्लामिक लॉस के मुताबिक वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी इंडिविजुअल द्वारा अल्लाह के नाम पर परमानेंटली डोनेट कर दी जाती है ताकि उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ हो, जैसे मस्जिद बनाना, मदरसे चलाना,
गरीब मुसलमानों की मदद करना, हॉस्पिटल या ऑर्फनेज बनाना। ये प्रॉपर्टी कभी बेची या विरासत में नहीं दी जा सकती है। एक वक्फ बोर्ड या मुतवली, जिसे हम केयर टेकर भी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है। अब बात ये भी हम समझ लेते हैं कि वक्फ बिल के चेंजेस, उसमें जो चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। जैसा कि 2024 और 25 के बीच में जो प्रपोज अमेंडमेंट्स थे, उसमें क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे, उसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं, प्रोज हैं, और कुछ कॉन्स भी हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसके जो पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी होगा और डिस्प्यूट होने पर प्रूफ और उसका ऑडिट होगा। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा हो गया है तो बोर्ड उसे रिक्लेम कर सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकती है ताकि मिसयूज़ और करप्शन ना हो। जो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ नाम के लिए वक्फ के अंडर हैं लेकिन उनका यूज़ कम्युनिटी के हित में नहीं हो रहा है, उनको फिर से असेस किया जाएगा। इसके जो कॉन्स हैं वो हैं कि वक्फ बोर्ड की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट रिलीजियस फ्रीडम या मैटर्स में दखल दे सकती है। अमेंडमेंट प्रोसेस में मुस्लिम कम्युनिटी के स्टेक होल्डर से प्रॉपर कंसल्टेशन भी नहीं की गई है। ये एक मेजर कंसर्न है। इसको काफ़ी चैलेंज भी किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बहस भी हो। और एक तरफ ये भी इसका एक मेजर जो कंसर्न है वो ये भी है कि बोल्ड डिसीजंस को चैलेंज करने के लिए कोर्ट्स का रोल लिमिटेड हो गया है, जो जस्टिस एक्सेस के अगेंस्ट माना जा रहा है। अगर इसको समअप करते हैं तो वक्फ बिल रिफॉर्म्स एक तरफ क्लियर करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है, पर दूसरी तरफ कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन भी चाहिए। अगर दोनों बैलेंस में आए तो ये रिफॉर्म लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का नया स्ट्रक्चर क्या होगा। इतनी डिटेल में मैं सारे हर पहलू पे बात कर रहा हूँ ताकि क्लियर एजेंडा पता चल सके कि जो हमारा बिल है वो क्या कह रहा था और अब हम उसको किस नज़रिए से पेश कर रहे हैं, अब इसमें क्या क्या रहेगा। तो सब जो इसका जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें है कि हर स्टेट में जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट करेगा। बोर्ड में मैक्सिमम 13 मेंबर्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, जैसे कि मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्हें हम उलेमा कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसमें IAS ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स जिसमें मुस्लिम्स को तवज्जो दी गई है, और मुतवल्लीस केयर टेकर्स हमारे होंगे। दूसरा, वक्फ बोर्ड के अकाउंट्स का ऑडिट अब कैग के द्वारा या उसके अपॉइंटेड ऑडिटर्स करवाया जा सकता है। पहले ऑडिट प्रोसेस वीक था, अब सरकार ने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल स्क्रूटनी मैंडेटरी की है। हर फाइनेंशियल ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पब्लिश करना होगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अमेंडमेंट के बाद जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया गया है, उनको अब सिविल कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है कि वो वक्फ रिलेटेड केसेस सुन सकती है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल्स में डिलेज और लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम थी। सिविल कोर्ट्स का होना इंश्योर करेगा कि नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मेंटेन रहेंगे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल एक नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी है जो पूरे भारत की वक्फ मैनेजमेंट को मॉनिटर करती है। ये गाइडेंस देगी और इंश्योर करेगी कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज बन सकें अक्रॉस द स्टेट्स। आखिरी, GIS मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग भी मैंडेटरी हो गई है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लोकेशन, ओनरशिप और उसका डेटा ऑनलाइन एक्सेसिबल हो। गवर्नमेंट ने भी इसे उम्मीद का नाम दिया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, क्योंकि ये उन सभी डाउन ट्रॉडन गरीब मुसलमानों के लिए है जिनको अपने हिस्से का आसमां भी नहीं मिलता। इसलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का, गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और उन सभी मंत्रियों का जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को समझदारी, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ाया। ये बिल सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि ये एक रिफॉर्मिस्ट दृष्टिकोण का प्रमाण है जिसमें धार्मिक संस्थानों की इज्जत बरकरार रखते हुए उनमें अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस का रंग भरा गया है।
सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि देश के हर सिटीज़न के रिसोर्सेज का उपयोग सही जगह हो, बिना मिसयूज़ के, बिना वोट बैंक पॉलिटिक्स के। एक इंक्लूसिव और फेयर भारत की दिशा में एक बोल्ड और हिस्टोरिक कदम है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो भी लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हर सुधार का विरोध मत करो, बस इसलिए क्योंकि वो सरकार ने किया है। वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और मिसयूज़ के खिलाफ है। ट्रांसपेरेंसी का विरोध करना सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है। मुस्लिम समुदाय से भी मेरी ये अपील है कि बिल को एक सजग नज़रिए से देखें। ये आपके हक़ की हिफाजत के लिए है, नफ़रत फैलाने के लिए नहीं। मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो असली मकसद गरीबों की मदद, तालीम का प्रचार और इंसानियत की सेवा है, ये वही करेगा। इस बिल से ये इंश्योर होगा कि जो आपका है वो आपके लिए ही रहे और कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हमें याद रखना चाहिए, सुधार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। हमें ये याद रखना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये याद रखना चाहिए, सुधार के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन ज़रूरी होते हैं। आइए मिलकर इस देश को बेहतर बनाएं, बिना झगड़ों के, बिना दंगे के। शांति में ताकत है और सुधार में भविष्य। जय हिंद।